तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं साउंड चैप्टर को। कौन सा साउंड यानी कि ध्वनि चैप्टर को आज हम लोग करने वाले हैं और ये हमारा डे 5 होने वाला है। इससे पहले 4 दिन का क्लास हो चुका है, तो पिछली वीडियो को नहीं देखें, पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और ये रेलवे के जो भी एग्ज़ाम है या फिर वो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर डाल दिया गया पीडीएफ, आप वहां जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हैं हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट। और ये 40 दिन 40 मैराथन का क्लास होने वाला है। तो आज हमारा डे 5वां है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि का पिच जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आपसे पूछे कि तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर। किस पर? आयाम पर निर्भर करती है। और अगर पूछे कि तारत्व किस पर निर्भर करती है, तारत्व को ही हम लोग पिच कहते हैं। तो पिच हो गया किस पर? आवृत्ति पर। और अगर पूछे गुणता किस पर निर्भर करती है, तो गुणता निर्भर करती है अधिस्वर पर। किस पर? अधिस्वर पर निर्भर करती है गुणता, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछेगी तीव्रता में क्या होता है, तीव्रता में हमें ध्वनि जो धीमा या प्रबल सुनाई देता है, यानी कम या ज़्यादा सुनाई देता है तीव्रता में। और अगर गुणता में पूछे, गुणता में क्या होता है, तो गुणता में जो गायक वाद्य यंत्र या परिचित की आवाज़ में अंतर सुनाई देता है, वो गुणता के कारण सुनाई देता है। और अगर पूछे कि पिच या तरत्व में क्या होता है, पिच या तरत्व में ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है। जैसे लड़का और लड़की की आवाज़ में आप देखते होंगे कि लड़की का आवाज़ थोड़ा पतला रहता है, तो किसके कारण होता है? तारत्व के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से आपको ये सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं गुजर सकती है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं गुजर सकती? तो आप सभी को पता है कि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। ध्वनि को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव, गैस, ये सभी माध्यम में ध्वनि चल सकती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। निर्वात में कौन चलता है? तो निर्वात में चलता है प्रकाश। आपको ध्यान रखना, प्रकाश जो है निर्वात में चलता है। और अगर पूछे ध्वनि का वेग एवं प्रत्यास्थता कैसा होता है, तो ध्वनि का वेग और प्रत्यास्थता का वेग जो होता है वो सबसे अधिक ठोस में होता है। किसमें? ठोस में। ठोस के बाद किस में होता है? तो द्रव में होता है। किसमें? द्रव में। और द्रव के बाद किस में होता है? तो गैस में। सबसे कम अगर पूछे किस में होता है, सबसे कम गैस में होता है। और सबसे अधिक जो ध्वनि का चाल होता है किसमें होता है? ठोस में होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो शून्य होता है। निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होता है? शून्य होता है। ध्वनि का वेग, अगर पूछ कि ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो ध्वनि का वेग जो है कि तापमान, आर्द्रता और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। किस पर? तापमान, आर्द्रता और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। लेकिन अगर पूछे ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो दाब पर निर्भर नहीं करता। किस पर? दाब पर निर्भर नहीं करता है ध्वनि का वेग। आपको ध्यान रखना, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो होता है 331 मीटर पर सेकेंड। कितना? 331 मीटर पर सेकेंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि निम्न में से क्या है एक। तो ध्वनि क्या है ये आपको बताना है। तो ध्वनि यांत्रिक तरंग है। क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। अगर पूछे तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो तरंग जो होता है, तरंग आपको यहाँ से ध्यान रखना है, तरंग जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं तरंग। एक होता है यांत्रिक, एक यांत्रिक तरंग होता है और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। क्या? अयांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंग हम उसे कहते हैं जिसमें कंपन हो। क्या है? कंपन हो, जिसमें कंपन जिसमें होगा उसे यांत्रिक तरंग कहेंगे। और कंपन नहीं होगा, कंपन जिसमें नहीं होगा उसे अयांत्रिक तरंग कहेंगे। और ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि में आप देखते होंगे कि कहीं पे अगर आवाज़ हो रहा है तो वहाँ पे कंपन होने लगता है। ध्वनि कैसी तरंग है? तो यांत्रिक तरंग है। और ध्वनि के साथ स्प्रिंग भी कैसी तरंग है? तो स्प्रिंग भी यांत्रिक तरंग है। और अगर पूछे कि अयांत्रिक तरंग क्या होगा, तो अयांत्रिक तरंग जो होगा वो प्रकाश अयांत्रिक तरंग होगा। प्रकाश और जितने भी चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, वो सारे के सारे अयांत्रिक तरंग होगा।
अगर पूछे विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का खोज किसने किया? तो मैक्सवेल ने किया। किसने? मैक्सवेल ने किया था विद्युत चुम्बकीय तरंग का खोज। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। और विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसा होता है? तो अनुप्रस्थ होता है। किसे? अनुप्रस्थ तरंग होता है। और ध्वनि कैसा होता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होता है ध्वनि। चुम्बक विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसा होता है? अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग कैसा होता है? तो प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। और अगर पूछे चाल कितना होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि चाल प्रकाश का चाल होता है वही होता है। और इसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या? टोन। क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। अगला, ध्वनि की अनुभूति क्या है? ध्वनि की अनुभूति मानव मस्तिष्क में लगभग कितना समय तक रहता है? तो ध्वनि की अनुभूति कितना सेकेंड रहता है? 1/10 सेकेंड रहता है। कितना? 1/10 सेकेंड। और इसी को हम बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.1 सेकेंड आएगा। कितना? 0.1 सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दिए गए वेग पर तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बताना कि तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा? तो तरंग दैर्घ्य जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये भी बराबर होता है क्या? भी वेग बराबर n लेमडा होता है। क्या? n लेमडा होता है, जहाँ n क्या होता है? तो n आवृत्ति होता है और लेमडा जो होता है वो तरंग दैर्घ्य होता है। तो हम लोग जब वेग निकालेंगे, क्या? तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा निकालेंगे, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? v/n हो जाएगा। v/n यानी कि अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा और तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा। तो क्या पूछ रहा है कि आवृत्ति बढ़ाई जाए, यानी आवृत्ति बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य जो होगा वो घट जाएगा, तो इसका तरंग दैर्घ्य जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। तो बोल रहा है ऑप्शन 1 में कि ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। तो जस्ट अभी ऊपर बताया कि ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल सही कथन है। अगला है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यदि मीडियम की आवश्यकता होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। भी ऊपर बताया गया कि ध्वनि के संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। तो यहाँ पे जो है गलत होना चाहिए। कौन सा कथन जो है वो गलत है? ये होना चाहिए था, क्योंकि दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं। आगे है कि ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये कथन जो है वो गलत है। ये कथन गलत है। ध्वनि को तो माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी चल सकता है। तो ऑप्शन 3 इसका गलत हो जाएगा। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ध्वनि की चाल कितना होता है? तो ध्वनि का चाल होता है 332 कितना 332 मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश का जो चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन 3 गलत है। क्वेश्चन में होना चाहिए, गलत था। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक हर्ट्ज जो होता है किसका मात्रक होता है? तो ये आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और एक हर्ट्ज बराबर कितना होता है? तो एक हर्ट्ज बराबर होता है एक कंपन पर सेकेंड होता है। एक कंपन पर सेकेंड होता है एक हर्ट्ज बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। या फिर अगर पूछे एक हर्ट्ज बराबर कितना होता है, तो एक साइकिल पर सेकेंड होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक कंपन पर सेकेंड होता है, या एक साइकिल पर सेकेंड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 60 कंपन प्रति मिनट। तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में जो है 60 कंपन कर रहा है। 60 सेकेंड में 60 कंपन कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना कंपन करेगा? 1/60 यानी कि 1 सेकेंड में 1 कंपन करेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। ध्वनि की प्रबलता जो है वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? आयाम पर निर्भर करती है। अगला है ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना चाहिए? कंपन को क्या करना चाहिए? अगर ध्वनि की प्रबलता को घटाना
है तो हमें ध्वनि की कंपन को क्या करना चाहिए, तो ध्वनि के कंपन को जो है, ध्वनि के कंपन के आयाम को जो है वो घटा देना चाहिए। अगला, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है और बोल रहा है इसमें किस माध्यम में ध्वनि का गमन हो सकता है। तो ध्वनि गमन किस में कर सकता है, तो लकड़ी में भी कर सकता है, वायु जल तीनों में कर सकता है, सिवाय निर्वात में। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1, 2 और 3, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि ध्वनि का तारतम्य ज्ञात किया जाता है। ध्वनि का तारतम्य ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है ध्वनि का तारतम्य, तो इसकी आवृत्ति से ज्ञात किया जाता है। किससे, आवृत्ति से ज्ञात किया जाता है ध्वनि का तारतम्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है हमारा, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिमाण है और इसे डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिमाण है, परिणाम है, इसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे अनुसरण कहा जाता है। और अनुसरण को ही क्या कहा जाता है, प्राध्वनि कहा जाता है। क्या, प्राध्वनि कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे पुनरावृत्ति क्या है, पुनरावृत्ति को ही क्या कहते हैं, तो बार बार कहते हैं, बार बार। और इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या, प्रतिध्वनि कहते हैं, इसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। और ये सभी किसके कारण होता है, तो ये सभी परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण, परावर्तन के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। उस पुनरावृत्ति परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतर का आभास होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पराध्वनि कहा जाता है। क्या, प्रतिध्वनि कहा जाता है। अगला है, पराध्वनिक तरंगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। क्या है, पराध्वनिक तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पराध्वनिक तरंग क्या है, इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों एवं चिकित्सक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला, पराध्वनिक तरंग दोषपूर्ण स्थान से वापस परावर्तित नहीं होता है, ये गलत है। दोषपूर्ण स्थान से वापस नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि अगर सामान खोजने के लिए समुद्र में भेजता है पराध्वनिक तरंग को और वहां से वो वापस नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि सामान वहां पे खोया है या नहीं खोया। तो ऑप्शन बी इसका गलत आंसर है, ये दोनों भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 100 मीटर है तो इस तरंग संख्या क्या होगी। तरंग संख्या, यदि ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 100 मीटर है तो इस तरंग की तरंग संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, तरंग संख्या जो होता है, तरंग संख्या का सूत्र क्या होता है, तो 1/λ होता है। क्या, 1/λ होता है। जिसमें लेमडा क्या होता है, तो लेमडा तरंगदैर्घ्य होता है। तो 1/, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना, 100। यह तरंग संख्या बराबर होता है, तरंग संख्या बराबर होता है 1/λ। और लेमडा क्या है, तो तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है मेरा 100 मीटर, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। जब इसको भाग करेंगे तो 0.01 आएगा। कितना, 0.01 मीटर आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 0.01। अगला क्वेश्चन है, लवण जल के विद्युत अपघट्ट के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो जैसे ही लवण जल का बात आ जाए तो इसमें सीधा आपको हाइड्रोजन लगा देना, हाइड्रोजन गैस ही बाहर होगा। ये देखते हैं, क्लोरीन जो है, क्लोरीन, तो क्लोरीन किससे निकलता है, ये ब्लीचिंग पाउडर से निकलता है। किससे, ब्लीचिंग पाउडर से निकलता है। और इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। कैसा, हल्का पीला होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर नाइट्रोजन पूछे तो नाइट्रोजन बल्ब और किससे निकलता है, बल्ब से निकलता है। और नाइट्रोजन गुब्बारा से निकलता है। किससे, गुब्बारा से भी निकलता है नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ईंधन नहीं होता है,
ईंधन नहीं है लेकिन जलने के लिए आवश्यक है। जलाने के लिए कुछ भी चीज़ अगर जला रहे हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की। अगर H2 अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन वो सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है, क्या है, अति ज्वलनशील होता है। और सबसे कम प्रदूषण कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। और सबसे अधिक उष्मीय मान अगर किसी में होता है तो वो हाइड्रोजन में होता है। तो पूछ रहा है लवण जल के विद्युत अपघट के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ठोस से गैस माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति क्या होगा। ठोस से गैस में जाने पर ध्वनि क्या होगा, तो ध्वनि घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक ध्वनि का जो चाल होता है वो ठोस में होता है। किसमें, ठोस में। फिर होता है गैस में, फिर द्रव में होता है। ठोस के बाद किसमें होता है, तो द्रव में होता है। और इसके बाद होता है गैस में। तो ठोस से जब गैस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्वनि का चाल सबसे अधिक इसमें होता है और सबसे कम इसमें घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक के शोर कर सकता है, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं जिसमें से कुछ को जमीन से गुजारा जाता है। इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड। और इसे ही हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे ही हिंदी में कहते हैं अपश्रव्य तरंग। क्या कहते हैं, अपश्रव्य तरंग। अगर पूछे आपसे कि 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज क्या है, 20 किलो हर्ट्ज कोई 20,000 हर्ट्ज कहते हैं। तो इन दोनों के अगर बीच पूछे, इन दोनों के बीच के ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं श्रव्य ध्वनि तरंग। श्रव्य ध्वनि तरंग, और जिसे मनुष्य सुन सकता है। कौन, मनुष्य सुन सकता है। और इसके नीचे जो होगा 20 हर्ट्ज के नीचे जो होगा 19 हर्ट्ज, 18, 17, ये सभी जो होगा इसे कहेंगे अपश्रव्य तरंग, जिसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड अपश्रव्य तरंग जिसे कुत्ता, बिल्ली, सांप सब सुन सकता है। और 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो भी ध्वनि तरंग होगा उसे कहेंगे प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि कहेंगे जिसे चमगादड़, डॉल्फिन जैसे जीव सुन सकते हैं। 20,000 ऊपर के ध्वनि जिसे प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट सारे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित कौन करता है, इसे करता है आयाम। कौन करता है, आयाम करता है। तो ये था हमारा आज का टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पिछली वीडियो को नहीं देखें तो पिछली वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आपको 40 दिन में साइंस में उतना पढ़ा दिया जाएगा जितना के बाहर आपका क्वेश्चन आने का संभावना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।